हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज रौनक सर। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस तीसरे लेक्चर में स्वागत है और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखेंगे। वो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देखें। फर्स्ट लेक्चर देखें, सेकेंड लेक्चर देखें और थर्ड लेक्चर देखने में आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बहुत अच्छा अपने अंदर से मजबूती फील करेंगे इस चैप्टर में। चलिए प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सॉरी, अंग्रेजी बोल दी है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए आज हम लोग सबसे शुरू में पहले इसको डील करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। होते क्या है इसको ग्राफिकली भी समझने का कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से देखिए। चलिए मिटाते हैं। आज हम लोग मिटाएंगे झोला की सहायता से, ठीक है। झोला की सहायता से, कपड़े सारे भीगे हुए हैं तो झोले की सहायता से मिटाएंगे। तो सबसे पहला वाला पढ़ते हैं हम लोग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को, किसको प्यारे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को अगर तुम कुलकुलेट करते हो, क्या करते हो? कुलकुलेट। क्या करते हो प्यारे बच्चों? कुलकुलेट करते हो लॉन्गर इंटरवल टाइम में, ठीक है। लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लंबे समय में, मतलब एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते इसको फाइनाइट टाइम में और फाइनाइट टाइम। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब निश्चित होता है, फिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर एक निश्चित समय में एक लंबा इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसमें इंटरवल ऑफ टाइम मालूम है कि इतना से इतना के बीच में, इतना से इतना के समय के बीच में हमको अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वहां देखो, वहां क्या बोलेंगे उसको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने, क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं फाइनाइट टाइम में, एक दिया गया निश्चित समय में, और जिसको हम लोग लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, उसमें अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें समय क्या होगा? फाइनाइट होगा। समय क्या होगा? फाइनाइट होगा। जैसे इमेजिन कीजिए कि एक आप कहां थे? आप थे झुमरी तिलैया में। कहां थे? झुमरी तिलैया, झुमरी में थे। झुमरी मान के चलो जगह था एक। झुमरी से आपको जाना था, ठीक है। झुमरी से आपको जाना था गढ़वा, ठीक है। गढ़वा झुमरी से जाना था गढ़वा। अब यहां से झुमरी से गढ़वा के टाइमिंग में अगर आप बस में बैठे और बस में बैठ कर डू करके जा रहे हैं, झुमरी से कहां जा रहे हैं? गढ़वा। झुमरी से गढ़वा जा रहे हैं। अब यहां से यहां तक में जा रहे हैं तो कहा कि झुमरी से गढ़वा के बीच का जो टाइमिंग है उसमें आपका स्पीड क्या था? आपने कितना स्पीड से झुमरी से गढ़वा के बीच में आप गए, आपका स्पीड क्या था, ठीक है। उसका आप क्या करोगे? एक एवरेज बताओगे। हो सकता है गाड़ी कहीं पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला होगा, कहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला होगा, कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला होगा। तो आप क्या बताओगे कि शुरू में 100 चले थे, फिर 80 चले थे, फिर मन के ड्राइवर पेटवा गुड़गुड़ा लगा था तो 60 चले थे। ऐसा होता थोड़ी है। आप करोगे क्या कि एक एवरेज बताओ कि ना तो 60 ना तो 100 बताएंगे हम, क्या 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम चले और झुमरी से कहां पहुंचे? गढ़वा। वही चीज होता है कि एक फाइनाइट टाइम में, एक निश्चित समय में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए झोला की मदद से फिर से इसको मिटाते हैं और इसको टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट के लिए देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्टेंट के लिए हम लोग ग्राफ के सहायता से प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्टेंट के लिए अब आपको मालूम है कि कोई भी रिएक्टेंट हमेशा किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा क्या करता है? इंक्रीज।
इसका एरो का साइन नीचे है, मतलब तली में बैठने जा रहा है। एरो साइन नीचे मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एरो साइन ऊपर मतलब इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। चलो देखो यहाँ क्या होगा, तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रिएक्टेंट का केस में क्या होगा, देखो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों, आसान सा टॉपिक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। इधर हमने लिया टाइम, इधर हमने लिया कंसंट्रेशन। इमेजिन करो रिएक्टेंट है, यहाँ पे टाइम क्या रहेगा? 0, कंसंट्रेशन भी क्या रहेगा? 0। और देखो रिएक्टेंट शुरू में क्या होगा? 100% होगा। इमेजिन करो रिएक्टेंट का अमाउंट यहाँ पे था, अब क्या होगा? धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? चलो जल्दी से बोलो, डिक्रीज या इंक्रीज? वो डिक्रीज करेगा। ऐसा चला गया, डिक्रीज कर गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर से। अब हमने क्या किया कि कहा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैलकुलेट कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से इमेजिन कीजिए, यहाँ का जो इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिया, यहाँ पे जो है ये इसको हम लोग T1 मान ले रहे हैं, तो इस समय इसका कंसंट्रेशन को हम लोग मान लेते हैं C1, ठीक है। और एक टाइम यहाँ पे है जिसके हम लोग मान लेते हैं T2, और यहाँ के हिसाब से हम लोग कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं C2। क्या मान लेते हैं? कंसंट्रेशन इसका C2, ठीक है। T1 से T2 और C1 से क्या हो गया? C2। कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, क्योंकि किस वाले केस में देख रहे हैं? रिएक्टेंट वाले केस में। C1 का कंसंट्रेशन मतलब C1 ज्यादा है, C2 क्या है? कम। T1 और T2 के बीच में, अब यहां से यहां के बीच में अगर बोला कि आप रेट ऑफ रिएक्शन यहां से यहां के बीच में कैलकुलेट कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग RAVG से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? RAVG। R का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, AVG का मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहां देखने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे हम लोग उसके लिए समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन R एवरेज लिखना है, R एवरेज लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ठीक है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड में डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे हमेशा ध्यान रखोगे, ये क्या है? C1 का अमाउंट ज्यादा है कि C2 कंसंट्रेशन ज्यादा है? C1 का ज्यादा है कि C2 का ज्यादा है? आपको मालूम चलेगा, क्योंकि ग्राफ में ऊपर है, तो जाहिर सी बात है C1 का ज्यादा, को बच्चा भी देख के बता देगा C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 के कंसंट्रेशन से। आप सारे वीडियो को देखिए, एक एक करके सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सके और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप केमिस्ट्री को समझने और पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, जानते हो? तो चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये फाइनल हो गया, ठीक है। ये इनिशियल टाइम था, ये फाइनल टाइम है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन बोलिए कितना होगा? C2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? C1 डिवाइड में फाइनल टाइम कितना होगा? T2 माइनस इनिशियल टाइम कितना होगा? T1। अब थोड़ा देखो यहाँ पे C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 के कंसंट्रेशन से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगा, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव से हमको मल्टीप्लाई करना हो, कैसे नेगेटिव आ जाएगा? C1 का अमाउंट, C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। साइन किसका रहेगा? माइनस, क्योंकि बड़ा जो रहता है साइन उसी का रहता है। बड़ा तो C1 है, तो साइन का क्या रहेगा? नेगेटिव। इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये पूरा टर्म क्या हो जाए? पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए, ये हमने देखा किसके केस में? रिएक्टेंट के केस में। अब चलो प्रोडक्ट के केस में देखते हैं। चलो कौन दिशा में तू लेके चला रे बटुहिया, चला देखो कौन सा प्रोडक्ट के केस में देखना है। प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले बच्चों एक ग्राफ बना लेते हैं। चलो चटदनी मर्दल खींच के तमाचा, चलो देखो यहाँ क्या रहेगा? टाइम, ठीक है। इधर क्या रहेगा? कंसंट्रेशन। इमेजिन कीजिए यहाँ टाइम क्या है? टाइम इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0, टाइम भी 0 होगा इस पॉइंट पे, कंसंट्रेशन भी 0 होगा। अब बताओ, जब टाइम 0 है, कुछ टाइम हुआ ही नहीं है, तो कंसंट्रेशन भी तो 0 होगा। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? चलो जल्दी बोलो, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। तो ग्राफ ऐसा बढ़ते चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। ग्राफ बढ़ेगा प्यारे बच्चों। मान लो ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को हम लोग मान लेते हैं T1। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? T1 है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C1। और इस वाले टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं? T2। क्या मान लेते हैं? T2। तो ये वाला हमारा हो गया ऐसा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा C2, ठीक है।
अब बोले यहाँ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, C1 का कि C2 का? C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि C2 का कंसंट्रेशन? आप देखिएगा कि C2 का कंसंट्रेशन इस केस में C1 वाले से ज्यादा है। चलो चैटदानी मर्द सब बहुत सुना, चलो देखो फटाक से, C2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है C1 के कंसंट्रेशन से। तो हम लोग R एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो क्या होगा, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड में डेल्टा टी। तो चेंज कंसंट्रेशन ये क्या हो गया, ये इनिशियल टाइम, इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालेंगे, C1 माइनस क्या हो जाएगा C2 डिवाइड में ये इनिशियल सॉरी C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों C1, और यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, सो देखिए यहाँ पे क्या है, C2 किसमें पॉजिटिव, C2 का अमाउंट ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन किसका आ जाएगा, पॉजिटिव वाले का। सिंपल सा चीज है, आसान सा चीज है। तो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब कभी भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हो, टाइम T1 से T2 के बीच में जब हमने कैलकुलेट किया, जब हमने T1 से T2 के बीच में कैलकुलेट किया तो ये निकल गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कह दे कि आप जब झुमरी से गढ़वा जा रहे थे, झुमरी से कहां जा रहे थे, झुमरी से जब आप गढ़वा जा रहे थे, तो कह दे कि इस वाले पॉइंट में एकदम ही वाला पॉइंट में हमको बताइए कि आपका स्पीड क्या था, आपका स्पीड क्या था, तब क्या निकालेंगे, तब तो टाइम दिया नहीं है कि यहां से यहां के बीच में निकालना है, कह दिया एकदम हिया निकालो इस पॉइंट के, तो यहां टाइम क्या होगा जल्दी बताओ, यहां टाइम हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई टाइम होगा नहीं, तो टाइम क्या हो जाएगा जीरो, और इस पे स्पीड निकालना है। तो वैसे वाले को हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसका दूसरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दूसरा प्रकार पढ़ने का कोशिश करते हैं, जो कि आपका है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि जब आप किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करो, क्या करो, कैलकुलेट करो। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप कैलकुलेट करते हैं किसी इनफाइनाइट टाइम में, कितने टाइम में, इनफाइनाइट टाइम में, या शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, या किसमें, शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप, या इनफाइनाइट टाइम दिया ही नहीं, टाइम इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जीरो, टाइम टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो उस वाले केस में इंस्टेंटेनियस का निकालना है। एक चीज याद रखिएगा कि इसको हम लोग RINS से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, RINS से इंस्टेंटेनियस को हम लोग डिनोट करते हैं। क्या होता है समझने का कोशिश करते हैं। ये रिएक्टेंट वाला सेम केस है, वो प्रोडक्ट वाला सेम केस है। इमेजिन कीजिए कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन इस पार्टिकुलर टाइम पे निकालने के लिए कहा कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था तो ग्राफ ऐसे डाउन हुआ, बताइए इस वाले केस में, यहां वाले केस में, ठीक है, इस वाले केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो एक क्षणिक इंस्टेंट का मतलब क्या था, क्षणिक, तुरंत उसी जगह पे। तो इस वाले केस के लिए क्या होगा, यहां पे बोलिए क्या टाइम T1 से T2 है, नहीं, यहां पे टाइम क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा टाइम जीरो हो जाएगा, टाइम जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहां पे डेल्टा टाइम नहीं बल्कि डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम, कोई चेंज हुआ टाइम में, यही का यही है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, जीरो, चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, जीरो। और इसमें चेंज इन टाइम को इसलिए हम लोग इसको dt से डिनोट करते हैं। चेंज इन टाइम जब जीरो हो जाए, तो स्मॉल d का उपयोग करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं टाइम को, जब टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए लिखेंगे, इस वाले केस के पार्टिकुलर केस के लिए लिखेंगे, तो ये एवरेज वाले में हम लोग इस वाले डेल्टा का उपयोग करते थे, ये एवरेज के लिए, R एवरेज के लिए, और इस वाले डेल्टा का उपयोग करेंगे R इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए लिखते हैं तो क्या होगा, R इंस्टेंटेनियस। अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिखे तो क्या होगा, D चेंज इन कंसंट्रेशन,
डिवाइडेड में dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन हमको देना होगा। कौन सा साइन देना होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है। चलो अगर हम प्रोडक्ट के लिए लिखे तो R इंस्टेंटेनियस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड में क्या होगा, dt। इस तरीके से हम लिखेंगे। dt का उपयोग कब करेंगे, जब डेल्टा t टेंड्स टू कितना हो जाए, 0। जब डेल्टा t चेंज इन टाइम कितना हो जाए, 0। तो हम लोग डेल्टा t ना लिख के dt लिखेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल सा चीज है, एकदम आसान सा चीज। जब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैलकुलेट करते हैं लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और जब शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम या इनफाइनाइट टाइम में, मतलब टाइम जो चेंज होगा टाइमिंग में, अगर वो 0 हो जाए, टेंड्स टू 0 हो जाए, तो उसके लिए हम लोग dt का उपयोग करते हैं और हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिखते हैं। तो ये कहानी था, सिंपल सा। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सिखाए थे, बिल्कुल वही सब चीज है, कोई भारी चीज है नहीं, आसान सा चीज, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर, एकदम बिल्कुल आसान सा चीज। लेकिन एवरेज के लिए इस वाले डेल्टा का उपयोग करेंगे, ट्रायंगल वाला, और इंस्टेंटेनियस के लिए इस स्मॉल डी का हम लोग उपयोग करेंगे। अब चलिए आगे हम लोग इस पे कुछ रिएक्शंस देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कुछ के लिए हम लोग एज एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको इस की पॉइंट्स को, ठीक है, याद रखने होंगे। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, पहले बताया जा चुका है, लेकिन आपके लिए आसान कर देते हैं कि रिएक्टेंट के लिए जब भी लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन का यूज करेंगे, जल्दी बोलिए। प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। और साथ ही साथ जो स्टीरियोकायोमेट्रिक या स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रहेगा, उसको डिवाइड में करके लिखेंगे। क्यों डिवाइड में करके लिखेंगे, उसको डिवाइड में करके इसलिए लिखेंगे ताकि उसको इक्वल किया जा सके। क्या किया जा सके, इक्वल किया जा सके। जैसे पहला नंबर एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, जैसे में N2 प्लस H2 बनाएगा NH3, बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग। चले यहां से देखते हैं हम लोग ये कैसे कैसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे हम लोग आर एवरेज लिखते हैं, पहले हम लोग आर एवरेज लिखते हैं, तो क्या लिखाएगा, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन उपयोग करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, उधर दिख रहा है, ठीक है, इधर दिख रहा है, कौन सा साइन का उपयोग करेंगे, नेगेटिव साइन का उपयोग करेंगे। देखेगा छोटू उधर देखेगा, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, एकदम इतना जोर से सुन, देख कर आने लगे, ये छछरा जाए, देख नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, डिवाइड में किसको, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दे एकदम करकरा देना बोर्डवा के, बोर्ड से हिलना नहीं है, स्क्रीन से आंख हिलना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इधर आर एवरेज कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट है, नेगेटिव साइन का उपयोग करेंगे, कोई स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज के लिए कौन सा, ये वाला डेल्टा का उपयोग करते हैं, इस वाले डेल्टा का, ठीक है। एवरेज के लिए इस वाले डेल्टा का उपयोग करेंगे और इंस्टेंटेनियस के लिए इस वाले डी का उपयोग करेंगे। चलो लिखो, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, N2 डिवाइड में क्या होगा, डेल्टा T बराबर, ये क्या है, रिएक्टेंट, कौन सा साइन देंगे, नेगेटिव, 3 है, क्या लिखेंगे, 1/3 उलट देंगे, ठीक है, डिवाइड में करके लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड में क्या होगा, डेल्टा T बराबर, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट के लिए कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन, 2 है, क्या लिखेंगे, 1/2 है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3, चलो डिवाइड में क्या होगा, डेल्टा T। बड़ा आसान सा चीज है। चलो देखो, बोर्ड कर आ जाना चाहिए इतना जोर से। देखो अगर R इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो ये तो और ज्यादा आसान है, सिर्फ इस वाले डेल्टा को हटा दो, D लगा दो, क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, इस वाले डेल्टा की जगह पे ये वाला D, कंसंट्रेशन ऑफ किसका रहेगा, N2 डिवाइड में क्या रहेगा, dt बराबर क्या रहेगा, माइनस 1/3। इंस्टेंटेनियस के लिए इस वाले d का उपयोग करेंगे, क्या रहेगा, H2 डिवाइड में क्या रहेगा, dt बराबर क्या रहेगा, प्लस 1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड में क्या होगा, dt। इतना आसान सा चीज है। ये पहला एग्जांपल था हम लोग के लिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, SO2 प्लस O2 मिल के बनाएगा SO3।
चलो बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ सल्फर एक थाइनोस वाला देखा था पीडीएफ में कैसा था, ठीक है। गमूरा क्या बोलता है थाइनोस, ठीक है, कि एक ब्लेड रहता है, चाकू टाइप से कुछ रहता है, हाथ में बैलेंस करके रखता है, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, और क्या कहता है एज ऑल थिंग्स शुड बी, ठीक है, शुड बी, सब चीजें बराबर होनी चाहिए थी, यहाँ पे चीज बराबर चाहिए, वही चीज बराबर होनी चाहिए। अगर चुटकी बजाता है आधा इंसानियत को, आधा इंसान जानवर को खत्म करता है थाइनोस, और जाकर अपने कहीं बस जाता है, थौर मार के उड़ा देता है सर कपार उसका, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अगर हाफ लगा दें, मतलब O2 था, हाफ लगा दिए तो आधा हो गया, तो 2 ऑक्सीजन था, अब आधा कर दिए तो क्या बचा, एगो 2 और 1 3 और 3 बराबर हो गया, ए से सल्फर एक ठो O2 में हाफ डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 ऑक्सीजन था, 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 ठो, सिंपल सा चीज है। आर एवरेज लिखते हैं, चलो आप तो लिख पाओगे आसानी से, ठीक है। चलो ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की तरफ माइनस का साइन, एवरेज है, डेल्टा ये वाला लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइड में क्या रहेगा डेल्टा T, ठीक है, बराबर ये भी क्या है रिएक्टेंट है, नेगेटिव का साइन लगा, अब 1/2 है तो 1/2 ऑलरेडी डिवाइड में, तो इसको उल्टा कर देना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले के नीचे, कितना हो जाएगा 2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड में क्या हो जाएगा डेल्टा T बराबर क्या होगा, इधर फटाक से बोलिए प्रोडक्ट है तो क्या होगा पॉजिटिव साइन का हो जाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइड में क्या होगा डेल्टा T। बस यहाँ स्टिचोमेट्रिक ऑपरेशन का पलट देना, यहाँ 3 था तो 1/3 लिखे, 2 था तो 1/2 लिखे, 1/2 है तो 2 लिखेंगे, सिंपल सा चीज है। ये था इसके लिए एवरेज। अगर इसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वाला लिखे, इंस्टेंटेनियस वाला जिसमें डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो जाता है और वहां पे इस वाले D का यूज करते हैं, तो क्या लिखेंगे फटाफट बोलिए, ये रिएक्टेंट है प्यारे बच्चों, चलो जल्दी बोलो, ऐसे बोलो छोटू, चलो जल्दी बोलो, नेगेटिव D कंसंट्रेशन ऑफ SO2, चलो छैया जल्दी, ठीक है, -2 कंसंट्रेट D हो जाएगा, D कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड में क्या होगा DT बराबर क्या होगा प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइड में क्या होगा DT। चलो बिल्कुल आसान सा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज है। अभी भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, आसानी समझ पाएंगे, चाहे वो आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप बेसिक पढ़ना है, बीएससी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे लेक्चर्स को देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के अलावा भी सारे चैप्टर्स धीरे कर एक एक करके आएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंजॉय कीजिए। जिन्होंने हमारे होमवर्क वॉरियर के नाम से हमने दिया, जिन्होंने होमवर्क हमेशा बना के प्रस्तुत किया हमारे सामने, उनमें से चंद कुछ 4 5 10 का हम लोग यहाँ पे उसका वीडियो बनाए हैं, उसका नाम और उसका फोटो आपको शो किया जाएगा आपके स्क्रीन पे। इस वीडियो के जस्ट बाद आप उसको देखें, मोटिवेट रहें, ऑलवेज मोटिवेट रहें। ऑनलाइन एजुकेशन उतना टफ नहीं है, इतना टफ हम लोग समझते हैं। वीडियो को देखें और वीडियो के एक एक सेकंड मिस ना